डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर टीचिंग। आप लोगों के कमेंट और आप लोग के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सीटेट ईवीएस पेपर वन के पीवाईक्यूज जो 2024 में पूछा गया है लेके आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इससे आपका लेवल पता चलेगा आपकी तैयारी की, और आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में ईवीएस सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 कैसे 1 2 3 कहाँ चला गया। देखिए ईवीएस पेपर में सीटेट का एग्जाम जब देंगे पेपर वन का, ईवीएस पेपर का जो क्वेश्चन होगा वो 61 से लेकर 90 तक होगा, इसलिए 61। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 90 तक, मतलब 30 क्वेश्चन होंगे, 61 से लेकर 90 तक आपको ईवीएस पेपर का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 61 में क्या पूछा गया है। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ एंड लार्ज एंड फ्लैट साइड टीथ फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग। काऊ के दांत जो होते हैं, सामने वाले दांत छोटे होते हैं, छोटी दांत होती है, और साइड वाले दांत क्या होते हैं, फ्लैट यानी चौड़े होते हैं। किस लिए, इनमें से किसकी वजह से ऐसे ऐसे है, मतलब सामने दांत जो छोटे होते हैं और साइड के दांत जो चपटे होते हैं, किस लिए होते हैं। इनमें से 4 रीजन बताइएगा। तो ऑप्शन 1 में दिया गया ग्नोइंग ग्रास एंड कटिंग ग्रास रिस्पेक्टिवली, मतलब ग्रास को क्या करना है, ग्नोइंग करना। जैसे जब गाय बैल क्या करते हैं, घास खाते हैं तो वो चिबाते रहते हैं, खाने के बाद भी चिबाते रहते हैं, इसके लिए। और कटिंग द ग्रास इसके लिए। स्नीपिंग ग्रास एंड च्यूइंग ग्रास रिस्पेक्टिवली, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 स्नीपिंग। स्नीपिंग का मतलब क्या होना, स्नीपिंग का मतलब जैसे जब हम लोग बैल को बांध देते हैं तो मतलब क्या, आप अगर आप एक रूरल एरिया से है, देहाती इलाके से है, तो आपके घर में बकरी गाय तो जरूर होंगे, है ना। तो अगर आप नहीं भी है तो देख, घोड़ा को घास खाते हुए देखे तो जब मुंह लगा के जमीन पर वो घास खाते हैं तो उसको बोलेंगे स्नीपिंग। तो स्नीपिंग ग्रास, तो सामने वाला दांत से वो क्या करते हैं, स्नीपिंग ग्रास, एंड साइड वाले दांत से क्या करते हैं, च्यूइंग ग्रास रिस्पेक्टिवली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो स्नीपिंग का मतलब आप समझ सकते हैं काटने, ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इट इज 10 AM नाउ इन इंडिया। देखिए बोलते हैं कि अभी इंडिया में 10 बजा है, 10 AM है टुडे, आज। इट इज अराउंड नून ऑफ टुडे इन। देखिए कि अभी इंडिया में 10 AM हुआ है, और तो अभी इट इज अराउंड नून ऑफ टुडे इन, कहाँ पर नून होंगे, दोपहर होंगे। तो आंसर ऑप्शन दिया है सिंगापुर, लंदन, कराची, उसका जापान। देखिए लंदन जो है हमसे जो है टाइम कितने घंटा का पीछे है इंडिया से। लंदन 5 घंटे अराउंड जो है टाइम, जो है लंदन का टाइम हमसे 5 घंटे पीछे इंडिया से। ठीक है, कराची जो है 30 मिनट क्या है, 30 मिनट आगे है। जापान जो है लंदन की तरह ही है, जापान भी लंदन की तरह ही 5 घंटा आगे पीछे है। लेकिन सिंगापुर जो है, सिंगापुर जो है हमसे जो है इसका जो टाइम है हमसे 2.5 घंटे ज़्यादा है। तो अगर हमारे यहाँ 10 बजा है तो सिंगापुर में कितना बजेगा, सिंगापुर में बजेगा 12:30। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा मैप भी पता होना पड़ेगा और टाइम जोन पता होना होगा। ठीक है, कि अगर इंडिया में इतना टाइम है तो दूसरे देश में कितना होगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्या सवाल दिया गया है। 63 में सवाल दिया गया है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड ईवीएस क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी लीस्ट लाइकली टू अकर। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सबसे कम जो है होते हैं क्या, मतलब यहाँ पर नॉट आपको ढूंढना, लिस्ट का मतलब समझे नॉट। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में देखिए ऑप्शन 1 में क्या है, चिल्ड्रन विल बी सीन इन द क्लासरूम लिसनिंग टू द टीचर। देखिए क्लासरूम में बच्चे जो है टीचर का सुनेंगे पैसिवली, तो ये गलत बात है, यही आंसर होना चाहिए। आइए ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, चिल्ड्रन विल बी सीन एक्टिवली वर्किंग इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। हाँ ये तो सही बात है, एक्टिवली बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, ओके। द सीटिंग अरेंजमेंट विल बी सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट किया गया, चेंज किया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ पाते हैं उसको कम पढ़ने वाले के साथ बैठाया जाएगा, जो बच्चे कम पढ़ पाते हैं उसके ज़्यादा, यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप होंगे, होमोजीनियस नहीं। एक जैसा बच्चे को अगर बैठाएंगे, टैलेंटेड बच्चे को बैठा देंगे तो वो टैलेंटेड रहेंगे, डन स्टूडेंट टैलेंट नहीं बन पाएंगे। तो हमको हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है, होमोजीनियस नहीं। ठीक है, तो ये भी सही है। 4 नंबर देखिए ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी also be seen sharing their experiences will discussing in the class। देखिए चिल्ड्रन क्या करते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में बच्चे जो है अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने क्वेश्चंस शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बच्चे पैसिवली टीचर का सुनेंगे, ये तो नहीं होता है। चलिए कम होता है, मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64 में। टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज while conducting an activity with some children observe some important incident and also makes a descriptive note of the same which of the following may be the tool of assessment। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक एवीएस टीचर है, ठीक है,
ईवीएस का टीचर वो क्या करता है, वो वाइल कंडक्टिंग एन एक्टिविटी विद सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों को लेकर के वो क्या करते हैं, एक एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्व सम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड ऑल्सो मेक्स अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑफ द सेम। वो लोग क्या करते हैं, वो टीचर क्या करता है, वो फिर ऑब्जर्व करते हैं, जब काम कराते हैं फिर ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जो भी वो देखते हैं ऑब्जर्व कर पाते हैं उसको फिर वो लिखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द टूल ऑफ असेसमेंट, इनमें से कौन जो है टूल ऑफ असेसमेंट हो सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन लिस्ट। तो इसका आंसर होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसमें क्या क्या रहता है, बच्चे को जो भी टास्क रहता है, काम रहता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको लिखा भी जाता है, तो एनेक्डोटल रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड होगा। पोर्टफोलियो में बच्चे का जो होता है अच्छा है बुरा है हर चीज शुरू से ही जो है क्या किया जाता है, उसमें कच्चा चिट्टा बच्चे का रहता है। रेटिंग स्केल रेट के लिए होता है, ऑब्जर्वेशन लिस्ट भी देखिए आप कहेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को देखकर ऑब्जर्वेशन लिस्ट मत समझिए, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन लिस्ट अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन ये सब पर मैं वीडियो लेके आऊँ, अगर आपका अगर डिमांड है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए ये आते हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पूछा गया है 2024 में। आइए सवाल नंबर 65 देखिए क्या है, चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर ऑफ एनसीईआरटी environmental study textbook has a story on making mango papad so that children not only understand the process of technique but also appreciate the skill of cooking and preservation as per NCF 2005 मतलब 2005 which general objective of teaching EVS is being achieved through this lesson। देखिए क्या बोलता है कि चैप्टर 4 जो है जिसका नाम क्या है, मैंगोज राउंड द ईयर, ठीक है, ऑफ एनसीईआरटी एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी का जो एनवायरमेंटल स्टडीज है चैप्टर 4 में मैंगोज राउंड द ईयर में क्या है, एक स्टोरी है, ठीक है, और उसमें इस स्टोरी में क्या होते हैं दिखाया, मैंगो पापड़ कैसे बनते हैं वो जो है दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि बच्चे जो है प्रोसेस को समझ पाए, टेक्निक को समझ पाए, इसलिए दिया गया ताकि वो कुकिंग स्किल की सीख पाए और प्रिजर्वेशन फूड को कैसे अच्छे से रखा जाता है, ढक के कैसे रखा जाता है, ढक के रखना के लिए वो भी सीख पाते हैं, इसलिए दिया गया है। तो एज पर आंसर 2005 विच जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस इज बीइंग अचीव थ्रू दिस लेसन। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन से जनरल ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर पाएंगे इस लेसन के जरिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, टू डिस्कस हाउ वेरियस थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट से कैसे अलग अलग चीज़ों को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आवर एक्सपीरियंस इन प्लेस ऑफ एब्स्ट्रक्शन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए बच्चों के देखिए यहाँ पर क्या लिखा, टू हेल्प टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल के जरिए उसका अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना रिलेटेड टू आवर एक्सपीरियंसेस इन प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। बच्चे जो है अमूर्त चीज को नहीं देख पाएंगे, अमूर्त चीज को जो है समझ नहीं पाएंगे, तो अमूर्त चीज को जो है ऑब्जर्वेशन के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए जो है एक्सपीरियंस के थ्रू वो क्या करेंगे, समझ पाएंगे एब्स्ट्रक्शन जो होता है, जो उसके सामने नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। आगे का ऑप्शन भी देख लेता है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आम पापड़ इज मेड, नहीं कैसे बनाया था ये सिखाने का पर्पस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो क्वेश्चन में बोल दिया कैसे सिखाया जाता है प्रोसेस, वो तो क्वेश्चन में बोल दिया। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, टू एक्सप्लेन हाउ मच लेबर इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के कितने लेबर लगेंगे, ये उसके ऊपर प्रश्न नहीं है। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। तो आपको अपना लेवल पता चल रहा है ना, हाँ आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या देखिए, अ टीचर इन हिज EVS environmental studies class divides the children into groups and asks them to collect some objects प्रेजेंट इन द स्कूल। देखिए EVS टीचर क्या कर रहा है, वो चिल्ड्रन को ग्रुप्स में डिवाइड करता है और उसको कुछ चीजें कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट ही सिट्स विद द चिल्ड्रन एंड आस्क्स देम टू डिस्ट्रीब्यूट दोस ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप। फिर उसके बाद वो लोग के साथ बैठते हैं, फिर उसको बोलता है कि जो सब चीजें कलेक्ट की इसको जो है डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए, ठीक है। चिल्ड्रन डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्या करते हैं बच्चे ग्रुप में उस चीजों को क्या करते हैं, उन चीजों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट कुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस फॉर द टीचर टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी कराने के लिए क्या पर्पस है, मेन उद्देश्य क्या है, ये क्यों ऐसा कराते हैं टीचर। ऑप्शन 1 में दिया गया, द एक्टिविटी डेवलप्स द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक ठाक लग रहा है ऑप्शन, सभी कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए, डेवलप कराने के लिए। ऑप्शन 2 में दिया गया, एट द प्राइमरी स्टेज चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। हाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे एक दूसरे को इंटरेक्ट करके सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 में आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। आगे के देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, बाय डूइंग द एक्टिविटी चिल्ड्रन मेक वेरी फ्यू मिस्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड फैक्ट्स। बोलते बाय डूइंग द एक्टिविटी करके बच्चे क्या करता है,
बहुत ही कम मिस्टेक जो है वो करते हैं, फ्यू मिस्टेक इन, सही बात है। 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर में दिया गया है एक्टिविटी स्ट्रेंथ द cognitive domain to a greater extent than the other domains of learning in children। ऑप्शन भी सही लग रहा है कि एक्टिविटी से बच्चे के दिमाग जो है जल्दी से माइंड में चीज़ें जल्दी से बैठ जाएंगे, उसका जो कॉग्निटिव डोमेन है वो डेवलप होगा, जल्दी वो सीख पाएगा एक्टिविटी के थ्रू। तो ये बात भी सही है, लेकिन सीटेट जो आंसर माना है इसका ऑप्शन नंबर 2 को दिया गया है, ठीक है। मतलब सीटेट के आंसर की अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एट द प्राइमरी स्टेज चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। वाइगोस्की भी कहता है बच्चे जो है सोसाइटी से इस चीज़ को सीखते हैं, इंटरेक्ट करके लोगों से, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। प्याजे भी कहते हैं, ठीक है। 67 में क्या देखिए, 67 में दिया गया है it has been observed that some mistakes are made while observing the learning and progress of children। बोलता है कि it has been observed, ये देखा जाता है कि that's some mistakes are made while observing the learning and progress of children। जब बच्चे जो है कुछ ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, तो कुछ मिस्टेक होता है उससे, ठीक है। these mistakes may be the result of our bias। तो ये मिस्टेक क्या होता है, बाइस के वजह से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ बायस। तो कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है बायस को रिकॉर्ड नहीं करता है, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज बायस, बायस की तरह रिकॉर्ड कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है, एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ, प्रायर जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये तो होता है। चलिए उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है, प्रीवियस result related to the examination of any one subject and any area thereof। तो देखिए प्रीवियस नॉलेज जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे किसी एक सब्जेक्ट में, उससे देखिए यहाँ पर 3 नंबर में क्या दिया, सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड के सोशल बैकग्राउंड, सैंपल्स ऑफ द चिल्ड्रंस वर्क इन द पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर जो माना गया है ऑप्शन नंबर 4, सैंपल्स ऑफ द चिल्ड्रंस वर्क इन द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में जो भी वर्क सैंपल है, ठीक है, वो एज अ बायस रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। वो देख कर ही जो है क्या किया गया है, उनके चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखा गया है। पोर्टफोलियो में बच्चों का कच्चा चिट्ठा हर चीज़ रहते हैं, ठीक है, अच्छाई बुराई। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार क्वेश्चन को अपने से रीड कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद आंसर की तरफ ध्यान दीजिए, ऑप्शन की तरफ। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में देखिए क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया, ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। एनीमिया की वजह से बच्चे जो है सही से ग्रो नहीं हो पाते हैं और उसका एनर्जी लेवल जो है वो लो रहते हैं। बात तो सही है, एनीमिया की वजह से। स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया है, एनीमिया अफेक्ट्स बोथ चिल्ड्रंस फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही है, एनीमिया की वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनीमिया अफेक्ट बोथ चिल्ड्रंस फिजिकल एंड एज वेल एज हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओके। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है। तो 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू नहीं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है, 69 में दिया गया है अजरसन रीजन। देखिए अजरसन में क्या दिया गया है, एन एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। देखिए एलिफेंट के जो झुंड होते हैं उसको हर्ड कहते हैं, उसमें सिर्फ बेबी एलिफेंट्स और फीमेल एलिफेंट रहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, एलिफेंट के झुंड में जो है 10 से 12 एलिफेंट एक झुंड में रहते हैं। उसके झुंड में बेबी एलिफेंट्स मतलब जो बच्चे होते हैं एलिफेंट के वो रहते हैं, और फीमेल एलिफेंट होता है, और फीमेल एलिफेंट जो हेड ऑफ द हर्ड होता है, मतलब झुंड के हेड होता है, ठीक है। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, ओके। अच्छा, तो बात तो ये सही है कि जो एलिफेंट के हर्ड जो है, झुंड जो है, उसमें बेबी एलिफेंट्स और फीमेल एलिफेंट होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सिर्फ वो बेबी एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट ही रहते हैं, ठीक है। रीजन, मेल एलिफेंट्स लीव देयर हर्ड आफ्टर 14 to 15 ईयर्स एंड मूव अराउंड अलोन। देखिए बोल रहा है कि रीजन, यहाँ पर रीजन में क्या दिया गया कि मेल एलिफेंट जो है झुंड को जो 14 से 15 साल तक, ठीक है, मतलब 14 से 15 साल के बाद क्या करता है, झुंड को छोड़ के चले जाता है और अकेले घूमते हैं। बात सही है, इसलिए जो है एलिफेंट के हर्ड में फीमेल और बेबी एलिफेंट्स रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के लिए सही है, ठीक है। एजर्सन भी सही है, रीजन भी एजर्सन के लिए सही है। तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओके। चलिए, तो एलिफेंट से सवाल आता है,
ठीक है। एलिफेंट जो है एक दिन में वो 1 कुंटल खा लेता है, ठीक है। पत्तियां जो 1 कुंटल पत्तियां जो है वो खा लेता है, तो 1 कुंटल एक दिन में खाते हैं एलिफेंट। ओके। और एलिफेंट के बच्चे जो 3 महीने का होता है वो 200 kg का होता है, 2 कुंटल के होते हैं, ठीक है। एलिफेंट कीचड़ में खेलना पसंद करता है। एलिफेंट के कान बड़े होते हैं अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए। एलिफेंट के जो हेड होता है वो फीमेल ओल्डेस्ट एलिफेंट होता है, और जो मेल एलिफेंट होता है 14 से 15 साल के बाद वो क्या करता है, अपने झुंड को छोड़कर चले जाता है, अकेले घूमते हैं। तो ये एलिफेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटका में, ठीक है। एलिफेंट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अजरसन रीजन है। तो अजरसन पढ़ता है, द गॉड्स फ्रॉम व्हिच द सॉफ्ट पश्मीना wool is collected are found on very high altitude of 5000 meters in extreme cold। देखिए पश्मीना ऊल से जो पश्मीना ऊल जो कलेक्ट करते हैं एक तरह के गौर से, जो कहाँ पर पाया जाता है, बहुत ऊंचे एरिया में, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में, जिसकी ऊंचाई तकरीबन कितने हैं, ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग। और बहुत ठंड वाले इलाके से जो है पश्मीना ऊल कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे बकरी पाला जाता है जिसका नाम है पश्मीना ऊल, खास करके कश्मीर में, लद्दाख में पाला जाता है, ठीक है। तो उनके जो बाल है सॉफ्ट होता है, उसको हम बोलेंगे पश्मीना ऊल। तो उसको कलेक्ट किया जाता है एक तरह के गौर से, जो बहुत ठंड वाले इलाके में रहते हैं, खास करके कश्मीर, लद्दाख वगैरह में। लद्दाख में चंगपा जो है ट्राइब रहते हैं, तो वो लोग पालते हैं, ठीक है। तो अजरसन तो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं रीजन में। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन गॉड बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उसके बॉडी में क्या होते हैं, वार्म हेयर निकलते हैं जो उसके ठंडे से बचाते हैं। तो एक दूसरे के लिए सही है, रीजन भी सही है और एजर्सन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर देखिए, आर एक्सप्लेन्स ए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। फिर से स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दिया गया है। इन 1969 नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। बात तो बिल्कुल सही है, नील आर्मस्ट्रांग जो है 1961 में जो है मून पर कदम रखे थे, फर्स्ट मैन है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट भी दिया गया है। इन 2007 कल्पना चावला सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कल्पना चावला तो अब तक डेट कर चुके थे। कल्पना चावला जो डेट हुए थे वो कब हुए थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कब डेट हुए थे, क्योंकि 2007 तक वो तो डेट हो चुके थे, तो कैसे वो लॉन्गेस्ट ये बनाएंगे, स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड बनाएंगे वुमेन के जरिए, तो ये गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब आ जाता है 72 में। 72 में देखिए क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। देखिए यहाँ पर हम लोग को मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है स्टेट और वहाँ के डांस के नाम जो है दिया गया। तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु में होता है, उड़ीसा में नहीं, तो ये गलत है। करेक्ट मैच जो है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फ्लोइंग। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कथक यूपी में होता है, ठीक है। अच्छा, बिहू आसाम, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। लवानी तमिलनाडु नहीं होगा, कहाँ होगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लवानी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 73 में। 73 में देखिए क्या है, मोहन इज अ क्लास 5 टीचर ऑफ environmental स्टडीज। ही राइट्स द फ्लोइंग एक्टिविटी ऑन द ब्लैक बोर्ड इन हिज क्लास। फाइंड आउट अबाउट द availability of water at the time of your parents and grandparents and compare it with the current situation for the above activity, which of the following strategies would be most appropriate। देखिए मोहन एक ईवीएस क्लास 5 के टीचर है, ठीक है। वो क्या करता है, वो बच्चों को कहते हैं, वो एक ब्लैक बोर्ड पे एक चीज लिखते हैं, फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ योर पेरेंट्स। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे जो बाप दादे के टाइम जो थे उस वक्त पानी जो है कैसे हासिल करते थे, ठीक है, उसको कंपेयर करने बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है किस चीज को के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये एक्टिविटी क्या है, ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, डिस्कशन है, इंटरव्यू है, रोल प्ले है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं मोहन, बच्चे लोग नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं कि कैसे जो है, तो आपके बाप दादे जो है पानी को कैसे जो है वो लोग के टाइम में कैसे कलेक्ट करते थे, ठीक है, और उसको आज के दौर से, आज करंट सिचुएशन से कंपेयर करना होता है। तो ये एक तरह का इंटरव्यू है, ये सवाल पहले भी पूछा गया है, ठीक है, इस टाइप का ही। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंटरव्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 74, तो ये पेडागोजी वाले सवाल थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 74, अ पर्सन वुड नॉट ड्रॉन इन द डेड सी or a salty lake even if the person does not know how to swim, this is due to। देखिए एक आदमी जो है वो डेड सी में या जहाँ पर जो सॉल्टी लेक होते हैं, जो नमकीन पानी के झील होते हैं, उसमें नहीं डूबते हैं। ये किसकी वजह से, वॉल्यूम ऑफ सी वाटर के वॉल्यूम के, हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर, हाई डेंसिटी की वजह से, लो डेंसिटी ऑफ सी वाटर, आंसर उसका हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, देता है। तो अगर आपको फिजिक्स पता है तो इसका आंसर आप चुटकी में कर लेंगे। चलिए तो
क्वेश्चन नंबर 75, रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। स्टेटमेंट ये देखिए क्या है, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन लिजर्ड्स गो इनटू अ लॉन्ग एंड डीप स्लीप। बात तो बिल्कुल सही है, देखिए ठंडी के दिनों में लिजर्ड दिखते नहीं है, तो इसका मतलब कहा वो लंबे स्लीप में चले जाता है, लॉन्ग एंड डीप स्लीप में। ओके, स्टेटमेंट भी क्या दिया गया, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, तो ये भी सही है स्टेटमेंट बी के कुछ जो एनिमल्स है वो लॉन्ग एंड डीप स्लीप में कुछ किसी सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में वो चले जाते हैं, तो ठंडी में चले जाते हैं, तो ये बात जो है सही है। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट। ओके, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन्स ए, आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। तो क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 76 में लिखा हुआ है, लेसन 13 इन एनसीईआरटीज क्लास 5 एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स द अमेजिंग जर्नी ऑफ गौरव जानी। दिस लेसन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग थीम्स। देखिए ईबीएस में टोटल 6 थीम है, ठीक है, क्या क्या आपको पता है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स थिंग्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है, ट्रेवल। ओके, 6 थीम है। तो बोला कि लेसन 13 इन एनसीईआरटीज क्लास 5 एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब द अमेजिंग जर्नी ऑफ गौरव जानी। तो गौरव जानी का जो है इमेजिन जर्नी को जो है इस एनसीईआरटी के जो क्लास 5 के एनवायरमेंटल स्टडी लेसन 13 में दिया गया है। तो ये क्या चीज को ये बोलते हैं, दिस लेसन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। तो कौन सा थीम के ये जो है पार्ट है, ये पूछ रहा है आपको कौन सा थीम के। तो यहाँ पर देखिए, आप जर्नी तो है नहीं, मतलब ट्रेवल तो है नहीं जो आप ट्रेवल को टिक करेंगे, क्योंकि टोटल 6 थीम होता है। ये पहला नंबर क्या होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आता है फूड, फिर आते हैं वाटर, फिर आता है शेल्टर, फिर आता है ट्रेवल, फिर उसके बाद लास्ट में आता है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शेल्टर। तो देखिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करने के लिए जाते हैं, जर्नी जो करते हैं किसके लिए, शेल्टर के लिए, तो इसलिए आंसर होगा शेल्टर। ठीक है, आप जो ट्रेवल करते हैं किसके लिए, शेल्टर के लिए। चिड़िया क्या करते हैं, शाम के वक्त चले जाते हैं वापस, है ना, देखते हैं ना आप आसमान में कि शाम के वक्त चिड़िया एक दिशा में, एक सिमट में चले जाते हैं, क्या करने के लिए, शेल्टर के लिए। चलिए इसका आंसर होगा क्या, शेल्टर। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में देखिए क्या है, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, थ्योरी मिलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं। हाउ मच टाइम बॉइल्ड मिल्क टेक्स फॉर डाइजेशन इन द स्टोमक। देखिए बॉइल्ड मिल्क जो है, उबला हुआ दूध, ये कितने टाइम लेंगे डाइजेशन के लिए। देखिए ये सवाल ही पूछा गया है, तो बताइए कितने घंटे लेंगे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। सोचिए, तुक्का मार दिया, अक्कर बक्कर बम्बई बो 80 90 पूरे 100, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 घंटे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 घंटे, 2 घंटे लेंगे। आइए 78 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया 78 में, राकेश इज अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास 5। ही आस्क्स द चिल्ड्रन इन हिज क्लास टू डू एन एक्टिविटी। देखिए वो बच्चों को कहता है एक एक्टिविटी करने के लिए, इन विच एक्टिविटी क्या, देखिए इन विच ऑल चिल्ड्रन ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर एंड विच सिंक इन वाटर। देखिए एक्टिविटी देता है कि ऑब्जर्व करें कि कौन से ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जाता है और कौन तैरते हैं। ठीक है, आफ्टर द एक्टिविटी सम चिल्ड्रन आस्क द टीचर व्हाई सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर एंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्लड इन वाटर। बच्चे एक्टिविटी करने के बाद देखते हैं कि पूछते हैं टीचर को कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्व करने के बाद वो देख पाते हैं कि क्यों कुछ एक्टिविटी करते हैं, जब ऑब्जर्व भी करते हैं एक्टिविटी करते हैं तो उसको वो देख पाते हैं कि क्यों, वो देख पाता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है डूब जाता है, कुछ जो है तैरता है। तो टीचर को पूछता है क्यों कुछ ऑब्जेक्ट जो है डूब जाता है और क्यों कुछ ऑब्जेक्ट तैरते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग अ टीचर शुड डू इन द फ्लोइंग सिचुएशन। तो अब टीचर जो है क्या करेंगे, ए में देखिए क्या दिया गया है, ए में दिया गया है द टीचर शुड टेल द चिल्ड्रन दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। बच्चे को टीचर बोल देंगे कि ये जो है डेंसिटी की वजह से होता है। तो जो क्लास 5 के बच्चे हैं वो उतने डेंसिटी के बारे में उसको क्या पता, उसको उतना डेंसिटी के बारे में मालूम नहीं, डेंसिटी क्या होता है वो तो पता ही नहीं है। ठीक है, बी में देखिए क्या है, गिव ईच चाइल्ड द फ्रीडम टू ऑब्जर्व रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रेट दोज ऑब्जर्वेशंस। देखिए बच्चों को टीचर को जो है बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए, और वो लोग का ऑब्जर्वेशन को जो है रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड दिया ऑब्जर्वेशन, और उसको क्या करना है, एंड इंटरप्रेट दोज ऑब्जर्वेशन, उसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है। तो ये सही है। अच्छा बी सी नंबर पढ़ते हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड टू हाइपोथेसाइज provide opportunity to each child to
हाइपोथेसाइज, टेस्ट एंड मैक एक्टिविटी बेस्ड जनरलाइजेशन। देखिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, हाइपोथेसाइज करना चाहिए। हर चिल्ड्रन को जो है, हर चाइल्ड को जो है अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हाइपोथेसाइज करने के लिए, और टेस्ट एंड मैक एक्टिविटी बेस्ड जनरलाइजेशन के लिए। तो ये बात भी सही है, अपॉर्चुनिटी तो देना चाहिए। डी में देखिए क्या है, डी में है टीचर शुड से दैट द मेन रीजन फॉर दिस यू विल अंडरस्टैंड इन योर हायर क्लास। टीचर को कहना चाहिए कि ये जिसका जो मेन रीजन है, डूब जाता है, कुछ तैरता है, इसका रीजन आप जो है हायर क्लास में समझ पाएंगे। क्या ये कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए बी एंड सी। तो बी सी किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, बी एंड सी। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 में देखिए क्या है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट ईवीएस क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन टू बी हैपनिंग। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जो है कौन जो है नहीं होता है, नॉट पूछा गया है। चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है, चिल्ड्रन जो है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे जो है करके सीखते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर यूजिंग दियर एक्सपीरियंस टू मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट। बात तो बिल्कुल सही है, बच्चे जो है अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए, टू मेक न्यू कनेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट। बात तो सही है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया, चिल्ड्रन आर नॉट पूछा गया, चिल्ड्रन आर लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से करके सीखते हैं। चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस आर बीइंग रिस्पेक्टेड, उसके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं है कि डिनाई करना चाहिए, उसको जो है डिस्करेज करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। बात तो सही है। 4 नंबर देखिए क्या है, चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फेमिलियर प्रॉब्लम्स, जो चिल्ड्रन जानते हैं उसको ही सिर्फ सॉल्व करें, ये तो गलत बात है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नॉट पूछा गया, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में देखिए क्या है, 80 क्या दिया गया, देखिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ओनली। देखिए यहाँ पर ग्रुप में कौन है वो देखना है। टिन ये क्या है, मेटल है, धात है। लिथियम एक धात है, सोडियम एक धात है, ये तो ग्रुप में दिख रहा है। सोडियम धात है, ब्रास एक एलॉय है, इसमें 2-3 ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल, पीतल में क्या होता है, तांबा होता है और जिंक होता है। पोटासियम एक धात है, तो यहाँ पर एक क्या आ गया, अलॉय आ गया, ब्रास, ब्रास जो है अलॉय है, ठीक है। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, कॉपर एक धात है, एल्यूमिनियम एक धात है। स्टील एक अलॉय है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टील एक अलॉय है। आयरन एक धात है, जिंक एक क्या है, जिंक एक धात है। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स है वो है ऑप्शन नंबर 1, टीन धात है, ठीक है, लिथियम धात है, सोडियम धात है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में देखिए क्या है, a person boarded an express train on 30 January 2023 at New Delhi for Bangalore. The train departed from New Delhi at 17 hours and reached Bangalore at 17 hours on 31st January 2023. देखिए एक आदमी जो है ट्रेन पे बैठते हैं न्यू दिल्ली पे 30 जनवरी को 17 बजे, और वो 17 बजे पहुंचते हैं 31 जनवरी को, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बेंगलोर by train route is nearly 1776 किलोमीटर, the average speed of the train during this journey was। देखिए ट्रेन रूट के हिसाब से जो है डिस्टेंस दे दिया गया है न्यू दिल्ली टू बेंगलोर 1776 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना, 1776 किलोमीटर। टाइम कैसे पता करेंगे, तो 17 बजे गाड़ी में बैठते हैं, 17 बजे वो जो पहुंच जाते हैं, तो 30 को बैठते हैं, 31 को पहुंच जाता है, तो कितना घंटा हुआ, 24 घंटा हुआ। तो डिस्टेंस कितना, 1776, डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, टाइम कितना 24। तो 1776 को 24 से क्या करना है, भाग लगाना है, भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, भाग लगा के देख लीजिए, मिलेगा 74 किलोमीटर, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 74 किलोमीटर, ठीक है। तो मिलेगा 74, ओके। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 74 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इसको हम लोगों को अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड होता तो 5/18 से हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई करते। जो आंसर आता 74 को क्या करते, 5/18 से मल्टीप्लाई करते, तो आंसर आ जाता, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 में देखिए अजर्सन एंड रीजन दिया गया है। अजर्सन पर लेता है द करिकुलम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज थीम बेस्ड एंड ईच थीम इज इंटररिलेटेड। देखिए ईवीएस के जो बुक है वो थीम बेस्ड होते हैं और हर थीम जो है एक दूसरे से इंटररिलेटेड होता है। बात तो बिल्कुल सही है। आइए, जैसे ईवीएस में 6 थीम होते हैं, है ना, मैं पहले भी बोला, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो 6 थीम है टोटल। तो रीजन दिया गया है, देखिए बोलता है कि ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो थीम बेस्ड होता है और एक दूसरे से थीम क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। बात तो बिल्कुल सही है, इंटर रिलेटेड भी होते हैं।
रीजन दिया गया है, द मेन रीजन फॉर कीपिंग द सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी थीम बेस्ड is that it creates a deep understanding of each theme and each theme begins with questions। तो हर थीम जो है क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और थीम जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर, ठीक है। तो थीम के डीप अंडरस्टैंडिंग थीम जो है डीप अंडरस्टैंडिंग कराते हैं, बात बिल्कुल सही है। और हर थीम जो है क्वेश्चन से शुरू होता है, ये बात भी सही है। तो रीजन भी सही है और एक दूसरे अजर्सन भी सही है, तो एक दूसरे के लिए दोनों सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 में देखिए क्वेश्चन क्या है, सीधी इज द टीचर ऑफ क्लास 4। ओके, क्लास 4 के सीधी क्या है, टीचर है। सी टेक्स ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले kabaddi while teaching them lesson 10 who to of the NCERT environmental studies textbook। Before playing the game she also explained the rules of this game to all the children। देखिए वो बच्चों को ग्राउंड में लाया था कबड्डी खेलने के लिए, ठीक है, प्ले ग्राउंड में ले जाता है। तो जब while teaching them lesson 10 तो who to ये क्लास एनसीईआरटी ईवीएस टेक्स्ट बुक में दिया गया है, हु टू टू। तो बिफोर प्लेइंग द गेम सी ऑल्सो एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ दिस गेम टू ऑल चिल्ड्रन। तो वो खेलने से पहले सभी बच्चों को गेम के रूल्स रेगुलेशन बताए थे। व्हाई डज द टीचर टेल द चिल्ड्रन द रूल्स बिफोर प्लेइंग दिस गेम। खेलने से पहले क्यों बच्चे जो है टीचर जो है रूल्स बताते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन, क्या रीजन हो सकता है रूल जो बताता है। सी वॉन्ट्स टू ड्रॉ the attention of children that in life like in sport we make rules। बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि जिंदगी में स्पोर्ट जो होता है, स्पोर्ट खेलते हैं, उसके भी क्या होता है, रूल्स होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सो डैट ऑल द वर्क इज डन प्रॉपरली, सभी हर काम सही से हो, ढंग से हो, इसलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कौन कौन ऑप्शन सही होगा, नीचे पे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, वी आर ऑल बाउंड by the rules in the same way in the society by which we settle differences and conflict among ourselves। तो हमारे सोसाइटी में जो हम लोग इसी तरह रूल्स की तरह बांधे हुए, जैसे खेल में एक रूल रेगुलेशन होता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, ए बी सी तीनों बात सही है। डी नंबर में देख लेते क्या लिखा हुआ है, बाई मेकिंग रूल्स द अटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज मच मोर ऑन द रूल देन ऑन द गेम। देखिए बोलते हैं नियम बनाने पर बच्चे का जो ध्यान होंगे वो रूल्स पे ज्यादा होंगे खेल के जगह, तो इसलिए नहीं रूल्स पे ध्यान होंगे, ये तो गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ए बी एंड सी। ओके, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में देखिए क्या है, इंडियन बर्ड्स मेक नेस्ट विच हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और बुशेस, दिस टू बर्ड्स आर। देखिए हैंगिंग नेस्ट कौन से बर्ड बनाता है, तो आंसर होगा सनबर्ड और टेलर बर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, सनबर्ड एंड टेलर बर्ड, ये सब हैंगिंग बर्ड बनाते हैं, हैंगिंग नेस्ट। Number 85, child describe different skill work related to farming and their inheritance from elders in daily life। तो चाइल्ड जो बच्चे जो है अपने डिफरेंट स्किल को क्या करते हैं, तो वो डिस्क्राइब करते हैं, जो उसको बड़ों से वो सीखते हैं फार्मिंग से और बड़ों से जो इनहेरिट करते हैं। तो द अबव स्टेटमेंट इज क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, लर्निंग आउटकम, लर्निंग इंडिकेटर। क्या हुआ इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हुआ, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग आउटकम। ये लर्निंग आउटकम है, ठीक है। बच्चे जो है वो डिफरेंट स्किल को जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो वो सीखा, इनहेरिट किया, दूसरे से सीखा, तभी तो ये तो है क्या, ये तो लर्निंग आउटकम है, ठीक है। आइए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 86 में, स्टेट यूनियन टेरिटरी हैविंग कॉस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल इज। तो बे ऑफ बंगाल के कॉस्ट पे कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी तो पुडुचेरी तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में। तो अब स्टेट देखेंगे तो आप याद रखिएगा BOAT बोर्ड, BOAT बोर्ड। तो बी फॉर बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ओ फॉर उड़ीसा, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश, बंगाल तो है नहीं यहाँ पर, बंगाल यहाँ पर नहीं है, तो बंगाल उड़ीसा भी नहीं है, टी फॉर तेलंगाना नहीं हुआ, तमिलनाडु होगा, ठीक है। कर्नाटका होगा नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। ए फॉर क्या, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा BOAT बोर्ड, ठीक है। बी फॉर बंगाल, ओ फॉर उड़ीसा, ए फॉर आंध्र प्रदेश और टी फॉर तमिलनाडु। ओके, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और जो
अरेबियन सी में जो स्टेट है वो 5 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इसके बाद जो है कर्नाटका और केरला। ठीक है, तो टोटल 9 स्टेट जो है कोस्टल स्टेट है, ये जो है कोस्ट पर है। ठीक है, साहिल इलाका पर है। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज द रीजन व्हाई टेल्स एंड स्टोरीज हैव बीन गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन। तो देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या रहते हैं, स्टोरीज होते हैं, टेल्स होते हैं, उसको अहम जगह दिया गया है। क्यों? इसका एप्रोप्रिएट रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में, एट द प्राइमरी लेवल द टीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज नरेट टेल्स एंड स्टोरीज with interest that is easy why they have been given an important place। प्राइमरी लेवल पर टीचर जो है इंटरेस्ट से जो है स्टोरीज और टेल्स को पढ़ा सके, इसलिए दिया गया है उसको अहम जगह, इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं, ये तो गलत बात है। टीचर इंटरेस्ट से ये क्या है, ये उससे लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द यूज ऑफ स्टोरीज हैज often been considered important in developing children's sensitivity to environmental issues। हाँ, टेल्स एंड स्टोरीज इसलिए ईवीएस बुक में दिया गया है प्राइमरी लेवल पर, ताकि बच्चों जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को समझ पाए, इन्वायरमेंट की तरफ आकर्षित हो, वो इन्वायरमेंट को समझ पाए, उसके अंदर वो डेवलप हो पाए इन्वायरमेंटल इश्यूज। बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज चिल्ड्रन इजीली रिलेट देमसेल्फ टू द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को जो है अपने आप, कैरेक्टर की जगह अपने आप को रिलेट कर पाए, इसलिए दिया जाता है। दैट इज वाई दे हैव बीन गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द टेक्स्ट बुक। बात तो बिल्कुल सही है, कैरेक्टर की जगह अपने आप को रिलेट कर पाए। बात ये भी सही है, बी और सी तो ठीक लग रहा है। डी में देखिए क्या दिया है, टेल्स एंड स्टोरीज आर लाइक्ड बाई द सोसाइटी, दैट इज वाई दे हैव बीन गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द एनवायरमेंट। टेल्स एंड स्टोरीज आर लाइक बाय द सोसाइटी बोला है, सोसाइटी पसंद करता है इसलिए दिया गया है इंपॉर्टेंट प्लेस। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। सोसाइटी से क्या मतलब है, बच्चों से मतलब है। सोसाइटी से क्या लेन देन है, बच्चों को पढ़ाना है, सोसाइटी को नहीं। ओके, तो ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी। बी और सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 87 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब आ जाता है 88 में। 88 में देखिए क्या है, 88 में देखिए, अर्चना इज अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज टीचिंग क्लास 4। She forms 2 groups of children in her class and conduct a debate activity on the topic should the school have uniform or not। देखिए अर्चना क्या करता है, वो क्लास 5 के ईवीएस के क्लास 4 के ईवीएस के टीचर है, वो 2 ग्रुप बनाता है क्लास में। ठीक है, और दोनों को जो है डिबेट एक्टिविटी कराता है दोनों के बीच में, और टॉपिक वो लोगों को दिया गया है, शुड द स्कूल हैव यूनिफॉर्म और नॉट। स्कूल का जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग यूनिफॉर्म, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो टॉपिक दिया गया, उसको डिबेट करने दिया गया है। ठीक है, व्हाई डिड अर्चना ऑर्गेनाइज अ डिबेट इन हर क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट, देखिए नॉट पूछा है, नॉट बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन। क्यों दिया गया है डिबेट करने, उसका कौन एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए क्या, डिबेट गिव्स चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक। हाँ, डिबेट से बच्चे क्या कर पाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, अलग अलग एस्पेक्ट से देख पाता है, समझ पाता है चीज़ों को। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नॉट, इसलिए ये नहीं होगा। चिल्ड्रन आर इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन क्लासरूम। बात तो बिल्कुल सही, चिल्ड्रन क्या होता है, इनकरेज होते हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, शेयर करने के लिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा गया गलत, ये नहीं होगा। ठीक है, नॉट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया गया है, चिल्ड्रन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में चिल्ड्रन क्या कर पाता है, अपने अपॉर्चुनिटी, अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का अपॉर्चुनिटी पाता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा गया गलत, इसलिए ये भी नहीं हुआ। चिल्ड्रन असेस द नॉलेज ऑफ देयर पीयर्स थ्रू डिबेट। लेकिन ये बात भी तो सही लग रहा है, चिल्ड्रन असेस द नॉलेज ऑफ देयर पीयर्स थ्रू डिबेट। डिबेट के थ्रू उसका जो पीयर्स के जो नॉलेज है वो असेस कर पाता है, उसका असेसमेंट कर पाता है। बात ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन जो है सही है, गलत एक भी नहीं है, इसलिए सब आंसर होगा। ठीक है, ए बी सी एंड डी सभी आंसर होगा। तो ये जो है सीटेट वालों ने यहाँ पर चारों ऑप्शन को सही दिया है, ये आपके साथ खेल खेला है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी ऑप्शन अगर आप टिक करेंगे तो राइट हो जाएगा।
जो है आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा, ग्रेसिंग मार्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, कुछ कुछ क्या होता है ग्रेसिंग मार्क होता है, तो आपको मिल जाएगा नंबर। 89 में देखिए सवाल क्या दिया गया, अजर्सन एंड रीजन दिया गया है। इन द लेसन ऑफ एनसीईआरटीज एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक, रियल इंसिडेंट्स ऑफ कॉमन लाइफ एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड सम बर्निंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टुडे हैव बीन केप्ट। तो ईवीएस बुक में जो है रियल इंसिडेंट दिया जाता है, कॉमन लाइफ का रियल इंसिडेंट, एवरीडे प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज होते हैं। बात तो बिल्कुल सही होते हैं, ऐसा तो होना भी चाहिए, होते भी है। ठीक है, रीजन देखिए क्या दिया गया है, चिल्ड्रन कैन डिबेट ओपनली ऑन ऑल दीज प्रॉब्लम्स बाय अवेयर of the problems, be sensitive to them and make correct understanding. Children can debate openly, ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चे जो है बच्चे ओपनली क्या कर पाए, चीज़ों को वो सॉल्व कर पाए, चाहे उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो और प्रॉब्लम से वो अवेयर हो पाए, इसलिए। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब बोथ अजर्सन एंड रीजन। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 में देखिए क्या अजर्सन एंड रीजन दिया गया है, बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए फॉसिल फ्यूल और बायोमास जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जैसे कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो पहले से इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं, जैसे कोयला, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कन्वेंशनल है, एक बार जलाने के बाद दोबारा जला नहीं सकता है, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, बात सही है, अजर्सन सही है। रीजन देख लेते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज विच आर रिन्यूएबल इन नेचर। तो कन्वेंशनल सोर्स जो है वो होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, तो रिन्यूएबल ये नहीं होता, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल होता है। कन्वेंशनल में क्या क्या आ जाएगा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा आपका कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। तो ये वो हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये रिन्यूएबल नहीं है। अगर बार बार इस्तेमाल करते तो ये रिन्यूएबल होता। तो ये क्या है, रिन्यूएबल नहीं है तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। तो यहाँ पर दिया रिन्यूएबल, इसलिए ये गलत है। तो अजर्सन सही है, रीजन गलत है। तो ए फॉर अजर्सन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सीटेट 2024 का जो ईवीएस का पेपर था उसका आंसर की मैंने आपको बता दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।